जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज से देखिए मैं इस मॉडल पेपर आपके लिए बताने जा रहा हूं और ये जो बच्चे इस समय क्लास 7 में है यानी कि कक्षा 7 में है वो NMMS की परीक्षा जो कि 2024 के नाम से आएगी उसको देंगे। ठीक है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ देखिए ऊपर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा जिसकी मैं तैयारी आपको बराबर करा रहा हूं और श्रेष्ठा योजना के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके सवाल ये पूरे जितने सवाल आते हैं पूरे विषय के सवाल इसमें दिए हुए हैं तो मैं बारी बारी से सभी को बताऊंगा। और आपको बताना चाहूंगा जिन बच्चों ने अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्री तैयारी करने के लिए। फ्री, आपने सही सुना बच्चों, फ्री तैयारी करने के लिए आप उस ग्रुप से जुड़िए। अभी कई बच्चे पूछते हैं जो नया ज्वाइन करते हैं सर फॉर्म कब आएगा। फॉर्म देखिए बच्चों ये सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, पहली बार परीक्षाएं दोनों ली गई थी। ठीक है, ये श्रेष्ठा का फॉर्म आने का समय हो रहा है, कभी भी आ सकता है। और यशस्वी में अभी 2 से 3 महीने का समय है फॉर्म आने में। ध्यान दीजिएगा फॉर्म आते ही 1 महीने के अंदर 1 महीने ठीक बाद परीक्षा हो जाती है। तो ये मत सोचिएगा जब फॉर्म आएगा तब हम तैयारी आरंभ करेंगे। बच्चों ये ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन है, आपको अभी से लगना पड़ेगा। अगर आपको 75,000 रुपए साल के 1.25 लाख रुपए साल के चाहिए या आपको बेहतरीन CBSE माध्यम के स्कूलों में जो जिनमें 3 से 4 लाख रुपए पूरा लगता है श्रेष्ठा योजना के तहत तो उनमें आपको फ्री एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए आज मैं ये गणित, पहले स्टार्टिंग में गणित है, गणित न करके मैं आज से विज्ञान अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपको बताना चाहूंगा ये मॉडल पेपर जो तैयार किया है संतोष कुमार खरे सर, संजीव बंसल सर, शैलेन सर तथा श्याम प्रकाश सर द्वारा किया गया है। और ये जो सर का पब्लिकेशन है वो पढ़ो पढ़ाओ पब्लिकेशन के तहत ये बनाया गया है। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ इसके बारे में आप नहीं जान रहे हैं उसे कृपया एक कॉपी बना लीजिए और उसको नोट डाउन करते चलिएगा। मैं पहले भी हमेशा कहा हूं गणित के भी प्रश्नों के लिए कि जो समझ में आ रहा है उसको अपनी भाषा में आप लिखिएगा, अपने लैंग्वेज में लिखिएगा कि कभी भी आप पलट के देखें तो आपको चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए जो 31 है आपके सामने है। देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसी तरह से आएंगे। अब देखिए सभी चाहे NMS के लिए कहना चाहूंगा चाहे जिस राज्य के बच्चों हो, मैं बार बार कहता हूं सबका सेम पैटर्न है मैट और सेट। ठीक है, और जिस हिसाब से इस बार उत्तर प्रदेश का पैटर्न चेंज हुआ है हो सकता है कि अगली बार इसी तरह से कथन और ये इस तरह से सवाल आ सकते हैं, बदल के आ सकते हैं। चाहे आप जिस राज्य के हों, हरियाणा के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे आप बिहार के हों, तो ये सभी जो पैटर्न है चेंज होके आ सकता है। आप तैयारी इस तरह से रखिए क्योंकि ये आप ही के कोर्स का है, आउट ऑफ कोर्स नहीं है। कक्षा 8 का ही आपकी परीक्षा में आना है और थोड़ा सा हल्का अपग्रेड लेवल का आएंगे प्रश्न। ठीक है, कथन 1 है प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें उसके चारों ओर फैलती हुई जाती हैं तो ऐसी किरणों को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। डायरेक्ट देखिए बच्चों डेफिनेशन का है। कथन 2 है जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए 2 कथन आपने पढ़ लिया। अब सवाल क्या है देखिए, इसको ध्यान सुनिए। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही हैं, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों गलत है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। नंबर 4 है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ये देखिए जो ऑप्शंस हैं परीक्षा में आपको हमेशा ध्यान से पढ़ने चाहिए। ऑप्शंस कभी भी ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम पाते हैं कि जो दोनों कथन हैं वो दोनों कथन जो है डेफिनेशन वाले हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा 31 का 1 हो गया इस हिसाब से। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 आपाती किरण आपतन बिंदुओं पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं तथा आपतन कोण एंगल I सदैव परावर्तन कोण एंगल R के बराबर होता है, इसे परावर्तन का नियम कहते हैं। देखिए कथन 2 है आपके सामने। प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है जो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
ठीक है, अब इसमें से हमें कथन चुनना है, जैसे ऊपर ये कथन दिए गए थे, तो हम पाते हैं कि दोनों ही जो दोनों कथन हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी उत्तर आपका जो 32 है, 32 का उत्तर आपका पहला ही होगा। ठीक है, ये आपको पता है कि जैसे कोई भी मिरर है, ठीक है, शीशा है ये, ठीक है, अगर रे ऐसे आ रही है तो ये वापस जाएगी, तो हमेशा जो एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि पहला कथन कह रहा है। ठीक है, अब देखिए ये वाला 33 वाला है, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सूची में मिलान करना है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके, जो भी बच्चे जुड़े हैं वो पॉज करके पहले अपने से उत्तर को खोज लें। ठीक है, फिर मेरे इस उत्तर को सुने। ठीक है, तो मैं हल्का सा पॉज कर दे रहा हूं अभी। उम्मीद है बच्चों आपने आंसर इसका कर लिया होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको हल कराने जा रहा हूं। देखिए कार्निया, ठीक है, ये पहला ऑप्शन पढ़े, मानव नेत्र के सामने के उभरा हुआ भाग। ठीक है, एकदम सही है भाई, ए का तो 1 हो गया। ठीक है, बी देखें आइरिस, ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखना है तो इसको आइरिस लिखेंगे ऐसे। मानव नेत्र में कॉर्निया के पीछे अपारदर्शी पर्दे, हाँ भाई ये भी सही है। आइरिस का मतलब ए के साथ 1 का हो गया, ये 1 का हो गया, बी का 2 से हो गया। रेटिना, मानव नेत्र में सबसे अंदर स्थित पारदर्शी झिल्ली, इससे भी ये मैच कर रहा है। पीत बिंदु रेटिना के लगभग बीच का स्थान जहां बना प्रतिबंध स्पष्ट दिखाई देता है, ये भी मिल गया। तो आपका 33 का हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका किसमें है, ए का 1, बी का 2, हाँ ये ऑप्शन नंबर 4 ये जो है इसका सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 34 आपके सामने है, मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो मायोपिया में बच्चों ये अवतल लेंस का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए 35 है, किसी उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अब देखिए जब हम लेंस पढ़ेंगे, ठीक है, 2 तरह की लेंसें होती हैं आपको पता है, तो मैं जब चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो चैप्टर पढ़ाते समय इन चीज़ों को मैं, अगर आप कहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बच्चों लिखा कीजिए, लिखते नहीं हैं कि सर ये चैप्टर आप जो पढ़ाए हैं इसमें से ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं लाइट टॉपिक अभी तक ऐसे मैंने पढ़ाया नहीं है, कुछ टॉपिक हल्का सा कवर किया है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो 35 का जो आंसर है बच्चों ये है आपका 1, वस्तु से बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कौन सी घटनाएं हैं। तो पहला है पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। ठीक है, अभी सभी ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। फिर है बी ऑप्शन, तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना। सी है तारों का टिमटिमाना। चौथा है समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ हिलाने पर आपके प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलना। ठीक है, तो हम पाते हैं 36 में ये जो तीनों हमने पढ़े, बी सी तो आपको दिख ही रहा है, और पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। ठीक है, तो 36 का आपका ये चौथा ऑप्शन सही है, ए बी सी तीनों सही हैं। ये वाला बच्चों ये लेटरल प्लेन मिरर का है, ये लेटरल इन्वर्जन में आता है, तो ये इसका सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कथन 2, दूर दृष्टि के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम ये एकदम ये दोनों के दोनों कथन सही हैं। निकट दृष्टि के लिए हम लोग अवतल लेंस का करते हैं और दूर दृष्टि के लिए हम लोग उत्तल लेंस का करते हैं। बच्चों इसको एकदम ध्यान में से याद कर लीजिएगा, ये नहीं तो इस लेंस का नाम आगे पीछे कर देंगे तो कंफ्यूजन होने लगता है। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, कई परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखें, आपका 38 है, किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। मतलब डेविएशन जो है वो डिस्पर्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें है बैंगनी। ठीक है, आपको पता है कि अगर प्रिज्म से अगर वाइट रोशनी को गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त होते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे नीचे ये आएगा विव
ग्योर, GYOR। अगर यही सवाल रहता कि सबसे कम किसका होगा तो सबसे कम आपका रेड का होगा, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपका वायलेट यानी कि बैंगनी का होगा। तो याद रखिएगा, इसको ये क्रम याद रखते हैं, विव ग्योर, ठीक है। ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है और ये रेड है, ये वायलेट है, वायलेट ही यहाँ बैंगनी है, ठीक है। तो इस क्रम को याद रखिएगा। रेनबो भी हमारे इसी रंगों के होते हैं जो हमारा इंद्रधनुष होता है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है, ठीक है, के रूप में लिखित है और दूसरा जो है उसके कारण, रीजन मतलब आर के रूप में है। अब हमें देखिए अभिकथन में पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, अभिकथन ए, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वर्षा के जल में घुलकर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कारण है, वायुमंडल में कुछ गैस अम्लीय वर्षा कराती हैं। तो हम देखते हैं कि भाई ये सही बात है, जब भी हवा में जल जब इन गैसों के साथ मिलता है तो ये अम्ल बनाता है, ठीक है। तो ये एकदम सही, दोनों के दोनों अभिकथन ए और उसका कारण दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कभी कभी व्याख्या नहीं करता है, जब व्याख्या ना करे तब ये दोनों कथन सही रहेंगे, लेकिन व्याख्या नहीं है तब ये ऑप्शन आता है। यहाँ देख रहे हैं कि व्याख्या वो सही किया है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए है 39 का। बच्चों देखिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 सवाल इसके बताऊंगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्या मैं आपको आगे के और प्रश्नों को बताऊं कि ना बताऊं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।